सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। पिछले क्लास हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास हमने पढ़ा था असम अकॉर्ड पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले? अब हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मैं अब सबसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग क्या करें कि जितना भी आपने अभी तक से लेक्चर देखा है पिछले क्लासों में, आप उसको सबसे पहले शेयर करें, क्योंकि वो शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो सारा का सारा आपका जो शेयर होगा, लाइक होगा, कमेंट होगा, वो हमारे लिए, मैं बार बार बोलता हूँ, वो इट विल एक्ट लाइक अ फ्यूल, ठीक है। वो हमारे लिए एक फ्यूल की तरह काम करेगा। अब हम लोग जो पिछले क्लास पढ़े ना, उसमें खास बात क्या था? सिटीजनशिप एक्ट जो हमने पढ़ा, या हमने जो सिटीजनशिप पढ़ा, उसमें से जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जनरली आती है वो क्या में आएगा? या तो एसएससी में आएगा, ठीक है, या तो यूपीएससी में आएगा, या स्टेट पीसीएस में आएगा। लेकिन ये जो पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 एक ऐसा पार्ट है ना जिसमें बोला जाता है कि ये सबसे मतलब हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो। तो मैं चाहूंगा कि पार्ट 3 आप लोग सब लोग बहुत ध्यान से पढ़े और एक भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि ये पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं, जिसके बिना तो हम अपना लाइफ को सोच भी नहीं सकते। इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बिना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 का हमारे लिए सरवाइव करना भी क्या है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये क्या है? हमारे लिए सब कुछ है। हमारा मौलिक अधिकार ही एक ऐसा चीज है जो हमें जीने की वजह देता है। अगर ये मौलिक अधिकार नहीं होगा ना हमारे पास, तो हमारा बहुत तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। ये हमें क्या करता है? एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है, एट्रोसिटीज से बचाता है। तो ये मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम लोग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं बोल रहा हूँ, तो मैं किस आर्टिकल से किस आर्टिकल का बात कर रहा हूँ? तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 का मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे संविधान का भाग 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस भाग 3 का क्या नाम है? मौलिक अधिकार है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ पे, उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो, तो वो किसके कारण पॉसिबल है? दिस पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कारण पॉसिबल है, ठीक है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, कहां से कहां तक डिफाइन है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, मतलब आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 31। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है जो आपके मन में भी अराइज होना चाहिए, मेरे मन में भी अराइज होना चाहिए, इसे फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? इसको और भी चीजों को तो हम लोग मौलिक अधिकार कह सकते थे ना, इसे ही क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे कुछ कुछ बेसिक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जो फंडामेंटल राइट्स होता है, इसमें सबसे पहला जो होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट, तो इट इज ना, इट इज गारंटी बाय, एक मिनट मैं बड़ा लिखता हूं, ठीक है, गारंटी बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। अच्छा, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड का मतलब होता है एक ऐसा, लैंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा भूमि, तो एक ऐसा जगह जहां से सारा लॉ क्या होता है? डिराइव होता है, और वो क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड जो है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज दिस? दिस इज द भारत का संविधान। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या अगर हिंदी में बोलना है तो क्या बोलेंगे? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। डन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड मतलब जहां से सारा लॉ डिराइव होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, इसकी गारंटी हमें कौन देता है? हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड देता है। हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड क्या होता है? हमारा संविधान होता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या अगर हमको कोई फंडामेंटल राइट्स मिला है तो कहीं तो इसका गारंटी होगा, कोई तो होगा जो हमको इसका गारंटी देता होगा। वो कौन देता है? वन एंड ओनली, क्या नाम है उसका? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, मतलब हमारा संविधान, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है? जो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ,
ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, ठीक है, वो क्या है, दैट इज जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल, ठीक है। अब जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है, आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा, सर जस्टिसिएबल का मतलब क्या, व्हाट इज जस्टिसिएबल, ठीक है। जस्टिसिएबल का मतलब ये है ना कि मान लीजिए आपका कहीं भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप कहाँ जाएंगे। अगर आप मान लीजिए किसी ने आपके मौलिक अधिकार का हनन कर दिया, तो कोई तो ऐसा होगा जो उसको प्रोटेक्ट करेगा, कोई तो ऐसा होगा जो आपको सेव करेगा उससे। जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, जब आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा, आपका शोषण होगा, तो आप कहाँ जाएंगे, ठीक है, कोई तो होगा। तो इट इज जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब क्या है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हमारे या हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या है, इसको कहाँ जा सकते हैं, वी कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। हम लोग कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, इसके अंडर में वी कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। वी कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, द फर्स्ट वन, and we can also approach to the what, high court. We can also approach to the high court, high court। अच्छा, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना, तो किस आर्टिकल के अंडर में जाते हैं, ये अभी हम लोग इसी पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 32 के अंडर में, ठीक है। आर्टिकल ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन मत लेना, आर्टिकल 32 डन, ठीक है। और आर्टिकल 32 के अंडर में, और हम लोग जब हाई कोर्ट अप्रोच करने वाले हैं तो किस आर्टिकल के अंडर में, आर्टिकल 226, ये दोनों ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए सर ने तो बताया नहीं ये कहाँ है, कि कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 32 क्या है, हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी मतलब जब ये पूरा पार्ट फिनिश होने वाला होगा तब पढ़ेंगे। और आर्टिकल 226 हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या याद रखना है, व्हाई इट इज कॉल्ड जस्टिसिएबल। क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये जस्टिसिएबल है, क्योंकि जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, आप क्या कर सकते हो, आप उसको प्रोटेक्ट, कोई तो होगा ना जो उसका प्रोटेक्ट करता होगा, आपको उससे बचाता होगा। जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, तो कौन है जो आपको बचाएगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट हमें बचाएगा, हमारा हाई कोर्ट हमें बचाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अंडर किस आर्टिकल के अंडर हम लोग उनके पास मूव कर सकते हैं, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में मूव करना है, मतलब अगर मेरा कहीं भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, अगर हमको सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना है, तो कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के अंदर अंतर्गत में, अनुच्छेद 32, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट मूव करना है, हाई कोर्ट के पास जाना है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत में, अनुच्छेद 226। याद रहेगा ये बात, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट देखता हूं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, यहां लिखता हूं, दिखेगा ना, बेसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बेसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, ये जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिख रहा है, ये जो आपको मौलिक अधिकार दिख रहा है, इस मौलिक अधिकार के बिना, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जो मानवता है, ठीक है, जो मानव जाति है इस धरती पे हो, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स, इस मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हम चाहते हैं कि मानव जाति ये धरती पे एग्जिस्ट करे, धरती पे सरवाइव कर पाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। क्योंकि अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो हम लोग यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इट मस्ट बी अगेंस्ट द स्टेट। द फोर्थ वन, against the state, against the state।
इसका मतलब क्या है अगेंस्ट द स्टेट का मतलब ये बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? अब मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। क्या दो ब्रदर्स लड़ रहे हैं, दो भाई लड़ रहे हैं किसी जमीन के टुकड़े के लिए, किसी अ पीस ऑफ लैंड के लिए। टू ब्रदर्स आर फाइटिंग फॉर अ पीस ऑफ लैंड। इट मीन्स व्हाट? देयर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। या एक हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? ऐसे तो हर जगह कहीं ना कहीं लड़ाई होता है। फंडामेंटल राइट्स, हमारा मौलिक अधिकारों का हनन कब होगा? जब ये अगेंस्ट द स्टेट होना चाहिए। अब बोले सर स्टेट क्या होता है? स्टेट अभी मैं अगला आर्टिकल, जब आर्टिकल 12 पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि स्टेट क्या होता है। अभी के लिए आप समझो कि स्टेट का मतलब क्या होता है? कोई भी गवर्नमेंट, आइदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार हो, ठीक है, या कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंदर में कोई भी अथॉरिटीज जो काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी अथॉरिटीज, या इंडिया में किसी तरह का कोई अथॉरिटीज काम कर रहा है, तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है? स्टेट कहलाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगेंस्ट द स्टेट होना चाहिए, मतलब इसमें गवर्नमेंट को इंक्लूड करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। गवर्नमेंट ने एक क्या किया? गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, और वो लॉ क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट मतलब पार्ट 3 को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। इफ इट इज वायलेटिंग द पार्ट 3, इट मीन्स व्हाट? हमारे क्या हो रहा है? मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे। दे विल प्रोटेक्ट अस, वो लोग हम लोग को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि ये जो आपको दिख रहा है ये सारा का सारा, ठीक है, ये सारा का सारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट द स्टेट वाला। मतलब ऐसा नहीं कि अगर दो ब्रदर्स लड़ रहे हैं इसका मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि एक हस्बैंड और वाइफ लड़ रहा है इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप और आपके पड़ोसी लड़ रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो हम होने चाहिए जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, या आप होने चाहिए, और हमारे अगेंस्ट में कौन होना चाहिए? स्टेट। स्टेट कौन होता है? सारी के सारी गवर्नमेंट, राज्य सरकार हो सकती है, केंद्र सरकार हो सकती है, ठीक है, किसी को भी बोलते हैं। कोई केंद्र सरकार में कोई अथॉरिटीज हो सकती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे सीबीआई, इवन पीएम, सीएम, सीबीआई, कोई भी होना चाहिए जो केंद्र सरकार के अंडर में है या इंडियन टेरिटरी में, भारतीय क्षेत्र में उनका क्या हो? इस्टेब्लिशमेंट हो। तो अगर वो लोग किसी ना किसी तरीके से आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे तभी हम लोग बोलेंगे वो अगेंस्ट द स्टेट है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ कर रहा है तो बोलेंगे वो अगेंस्ट द स्टेट है। अभी हम लोग आगे जाके स्टेट का डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं तो आपको उस टाइम और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब सिंपल सा आपको बात याद रखना है कि अगर हम कभी भी बोले कि व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट, यू हैव टू रिमेंबर 4 सेंटेंस, ठीक है, सॉरी 4 वर्ड्स एक्चुअली। दिस इज गारंटी बाय व्हाट? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। मतलब इसका हमको गारंटी कौन देता है? इसका गारंटी हमें फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड देता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लैंड जहां से सारा लॉ क्या होता है? डिफाइन होता है, डिराइव होता है, और वो क्या कहलाता है? भारत का संविधान। मतलब इसका जो गारंटी होता है वो हमारा संविधान देता है, भारतीय संविधान देता है। फिर दिस इज जस्टिसिएबल। अब हमारा फंडामेंटल राइट्स तो हमको मिल गया, अब अगर इसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला ही नहीं है, कोई इसका रक्षा करने वाला ही नहीं है, तो कोई मेरा फंडामेंटल राइट को कितना भी वायलेट करे, हमारे मौलिक अधिकारों का कितना भी हनन हो, कौन देखने वाला है? अधिकार तो हमने दे दिया, लेकिन इसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो होना चाहिए। अब अगर कोई प्रोटेक्ट करने के लिए ही नहीं है तो क्या फायदा? तो आपको क्या याद रखना है? ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल है मतलब हम अपने अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम इसको बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, मतलब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में। हम हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब अनुच्छेद 226 के अंदर में, ठीक है। तो और क्या है? दिस इज बेसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब हम चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, अगर सरवाइव करे तो ये फंडामेंटल राइट्स होना बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट में क्या है? इट मस्ट बी अगेंस्ट द स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगेंस्ट के ही होना चाहिए। मतलब इट मस्ट बी अगेंस्ट द स्टेट, मतलब आपका कोई स्टेट ही आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा हो तभी आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। सर मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो, ऐसे नहीं कि हम और आप लड़ लिए बोले क्या अरे हम लोग का तो मौलिक अधिकार का हनन हो गया। ऐसा नहीं हस्बैंड वाइफ लड़ लिए मौलिक अधिकार का हनन हो गया। ऐसा नहीं दो भाई लड़ लिए मौलिक अधिकार का हनन हो गया। ऐसा ना हो कि कोई दो पड़ोसी लड़ रहे और बोल रहे मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो गया। इट मस्ट इंक्लूड व्हाट? स्टेट। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मतलब ये स्टेट को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इफ इट इज नॉट इंक्लूडिंग स्टेट मीन्स
क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। चलो मैं आगे पढ़ाता हूं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्यों कहलाता है फंडामेंटल राइट। अब मैं आपको ना एक फ़ोन नंबर बता रहा हूँ, ये फ़ोन नंबर मेरा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, क्या क्या लिखो देखो, मैं आप लोग भी लिख लेना नोट्स कॉपी में, मेरा फ़ोन नंबर जब भी कॉल करना हो तो आप लोग कॉल कर लेना, ठीक है। 15 16, 1 मिनट ये मार्कर चल नहीं रहा है, 15 16 18 2 दिख रहा है ना आप लोग सबको, ठीक है। 18 to 19 29 एंड दिस इज 30। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है। दिस इज माई फ़ोन नंबर, आप लोग को याद रखना है, ये क्या है, मेरा फ़ोन नंबर आप लोग सबको याद रखना है, ठीक है। क्या बोला मैं, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्या अच्छा इसे क्या पढ़ता हूँ मैं इंग्लिश में, कैसे पढ़ता हूँ, ऐसे पढ़ता हूँ देखो, आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 पढ़ता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 18 का पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये जो आपको आर्टिकल दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये सारा आर्टिकल पता है किसको मिलता है, ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओनली available to whom, only available to the citizens of India, citizens of India, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आपको मेरा फोन नंबर याद रखना, व्हाट इज दिस, दिस इज 15 16 18 सब क्लॉज 2 19 29 30। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और जितना बचा हुआ है ना अदर्स, ठीक है, इसको छोड़कर बहुत सारे आर्टिकल्स है ना हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करने के लिए पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 है। बचा हुआ जितना भी आर्टिकल्स है ना, ठीक है, रेस्ट आर अवेलेबल टू सिटीजन्स, rest are available to citizens as well as to others। मीन्स व्हाट, मतलब बचे हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं ना वो हमारे सिटीजन्स को भी मिलते हैं और जो हमारे सिटीजन्स नहीं है उनको भी मिलते हैं। आपको ये याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, मेरा फ़ोन नंबर आप इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, और जितने भी बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो क्या है हमारे सिटीजन्स को भी मिलेंगे, ठीक है। ये वाला आर्टिकल किसके को मिलेगा, सिर्फ हमारे सिटीजन्स को मिलेगा, और बचे हुए जितने आर्टिकल्स हैं वो सिटीजन्स को भी मिलेंगे और दूसरे को लोगों को भी मिलेंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, no fundamental right, no fundamental right, no fundamental right is given to enemy alien। बोलो सर आप ये क्या लिख दिए, एलियन क्या होता है, ठीक है। मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो इनेमी एलियन को नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या है इसका मतलब, इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स है, मतलब कोई भी आर्टिकल जो आर्टिकल 12 टू 35 है वो किस पे नहीं होगा, किस पे ये चीज़ नहीं होगा इम्प्लीमेंट, इनेमी एलियंस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर इनेमी एलियन क्या होता है, इनेमी एलियन वैसे कंट्रीज का सिटीजन होता है ना जिसके साथ अभी इंडिया प्रेजेंट में वार में है। अभी वैसे इंडिया किसी के साथ वार में नहीं है, जैसे अगर चाइना के साथ अभी वार होने वाला तो हो जाता, ठीक है। तो क्या होता, उनके कंट्री के जितने भी सिटीजन्स थे वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, इनेमी एलियन कहलाते हैं, ठीक है, हमारे दुश्मन कहलाते हैं। तो उनके लिए कोई फंडामेंटल राइट्स होता क्या, किसी तरह का आर्टिकल्स उन पे इंप्लीमेंट होता क्या, इस पार्ट का नहीं, कोई नहीं होता। मतलब आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना सबसे पहले क्या, मेरा फ़ोन नंबर जिस पे आप हमेशा मेरे को व्हाट्सअप करते रहेंगे। मेरा फ़ोन नंबर किसको अवेलेबल होता है, ओनली सिटीजन्स टू द इंडिया, मतलब वो केवल इंडिया के सिटीजन्स को होता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, जितने बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो
सारे पे इम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब वो सारे के लिए अवेलेबल होते हैं, या तो वो सिटीजन्स हो, या तो इंडिया का रेसिडेंट हो, या कोई इंडिया में घूमने आया कुछ भी आया, वो मतलब सबके लिए अवेलेबल होता है। हम इंडिया के सिटीजन हैं फिर भी हमको वो अधिकार मिला हुआ है, हम और जो इंडिया के सिटीजन नहीं है वो केवल इंडिया के निवासी हैं उनको भी अधिकार मिला हुआ है, कोई फॉरेन से अब्रॉड से इंडिया घूमने आया उनको भी वो अधिकार मिला हुआ है। मतलब रेस्ट आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स एज वेल एज टू द अदर। क्या कोई भी फंडामेंटल राइट इनेमी एलियन का अवेलेबल है? नहीं। इनेमी एलियन कौन होता है? जिसके साथ अभी इंडिया क्या में है? वॉर में है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। डन। चलिए अब मैं आगे बताता हूं। ठीक है, अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग सबसे पहला आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला अनुच्छेद स्टार्ट करने वाले। कौन सा अनुच्छेद स्टार्ट करेंगे हम लोग? अनुच्छेद 12 मीन्स आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 12। ठीक है, दिख रहा है सबको आर्टिकल 12? गुड। आर्टिकल 12 क्या करता है? ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डिफाइन द स्टेट, डिफाइन द स्टेट मतलब राज्य की परिभाषा। स्टेट मतलब समझ रहे हो आप? राज्य की परिभाषा, एक तरह से आप ऐसे समझ लो, राज्य की परिभाषा। ठीक है, मतलब ये क्या करता है? स्टेट क्या करता है? राज्य की परिभाषा को देता है। ठीक है, मतलब बताता है राज्य का एक्चुअल मीनिंग क्या है। आता हूं, चलो देखो, डिफाइन द स्टेट या डेफिनेशन ऑफ स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको आर्टिकल 12 से याद करना है कि ये आपको किसी तरह का राइट्स नहीं दे रहा है। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग क्या समझते हैं? जो हमारे मौलिक अधिकारों को देता है वो पार्ट 3 होता है। तो क्या ये हमको किसी तरह का फंडामेंटल राइट दे रहा है? नो, इट इज नॉट गिविंग एनी राइट। याद रखिएगा आप लोग, इट इज नॉट गिविंग व्हाट? एनी राइट। अच्छा, राइट से याद आया, आपने मेरा फ़ोन नंबर चेक किया था पिछले बार, वो 12 डिजिट्स का था ना? 12 डिजिट्स का था, तो आप सोच रहे हो तो कैसे हो सकता है 12 डिजिट का फ़ोन नंबर? 12 डिजिट का फ़ोन नंबर इसलिए क्योंकि वो 2 डिजिट था, वो क्या था? कोड था। जैसे इंडिया का कोड होता है ना, ठीक है, वैसे वो 2 डिजिट कोड था और वो 10 डिजिट का वो फ़ोन नंबर था। याद करना है, कैसे याद रखेंगे? 15, 16, 18, 19, 29, 30, 18 सब क्लोज टू। ठीक है, वो फ़ोन नंबर आपको याद रखना है। 10 डिजिट का फ़ोन नंबर है और 2 डिजिट का क्या है? याद रखिएगा, कोड है। किसका फ़ोन नंबर? मेरा। क्या नंबर है? व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं लगता उस पर। ठीक है, चलिए देखें। मतलब आर्टिकल 12 क्या देता है? आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, मतलब राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 12 क्या बताता है? स्टेट में बहुत सारा कंफ्यूजन है। आप देखना, स्टेट बहुत लोगों को बोलते हैं, कभी राज्य को स्टेट बोल देते हैं, कभी किसी कंट्री को स्टेट बोल देते हैं, तो कभी पीएम को स्टेट बोल देते हैं, कभी सीएम को स्टेट बोल देते हैं, कभी किसी पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो यूनियन गवर्नमेंट की कंपनी है उसको स्टेट बोल देते हैं, कभी एक आईएएस ऑफिसर को स्टेट बोल देते हैं, कभी प्रेसिडेंट को स्टेट बोल देते हैं। तो स्टेट क्या है? स्टेट का डेफिनेशन क्या है? तो मैं बता रहा हूं, देखो, देखना, लिखते रहना आप। पार्लियामेंट, ठीक है, संसद, पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा स्टेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार। ठीक है, ये कौन है? हमारा स्टेट है। ठीक है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर आप लोग सब समझ रहे हो, राज्य की विधानसभा। लेजिस्लेचर का जब भी मैं बात करूं ना, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, लेजिस्लेचर, विधानसभा। ठीक है, डन। ये हो गया विधानसभा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य के विधानसभा पहला, एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और किसको आप बोल सकते हो? और आप बोल सकते हो, देखो समझो, एनी ऑथोरिटी, एनी ऑथोरिटी
विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट, कंट्रोल ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब लग रहा है सर आपने क्या लिख दिया ये 3 लाइन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं बता बोल रहा हूँ। देखो मैं बताता हूँ, स्टेट का अनुच्छेद 12 वो किसी तरह का अधिकार दे रहा है हमें? नहीं, ये किसी तरह का अधिकार नहीं दे रहा है। ये क्या दे रहा है? राज्य की परिभाषा बता रहा है, स्टेट का डेफिनेशन बता रहा है। वो क्या कर रहा है? स्टेट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये स्टेट को डिफाइन कर रहा है तो स्टेट का मतलब क्या होता है? तो स्टेट का मतलब बहुत सारा मीनिंग होगा। अब आपने देखा होगा हम किसी कंट्री को भी स्टेट बोल देते हैं। हमारा जो राज्य है जैसे झारखंड, इट इज़ अ स्टेट, बिहार इट इज़ अ स्टेट। ठीक है, तो बहुत सी मुंबई बोल दिया मैंने, महाराष्ट्र इट इज़ अ स्टेट। ठीक है, तमिलनाडु इट इज़ अ स्टेट, कर्नाटका इट इज़ अ स्टेट। अभी जैसे मैं अभी ये जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो राजस्थान में भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, तो राजस्थान इज अ स्टेट, और मैं आपको बता दूं राजस्थान क्या है? बाय एरिया इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, आपको भी पता है वैसे ये बात। ठीक है, तो स्टेट को हम लोग किसी कंट्री को भी बोलते हैं, किसी प्रोविंस मतलब किसी राज्य को भी स्टेट बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अपने पार्लियामेंट मतलब हमारा संसद को भी स्टेट बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार को भी स्टेट बोलते हैं। हमारा राज्य का जो विधानसभा है उसे भी हम क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। हमारा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य की जो सरकारें हैं, राज्य की सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट आप लोग समझ रहे हो, राज्य की जो हमारे सरकारें हैं, राज्य सरकार। ठीक है, ये भी क्या है? स्टेट है। स्टेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये भी स्टेट है। मतलब स्टेट का अगर मैं बात करूं, उसके बाद कोई भी अथॉरिटी जो इंडियन टेरिटरी में है, भारतीय क्षेत्र में है, वो स्टेट कहलाएगा, या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता, कुछ स्टेट का मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है, आप देखना एग्जांपल के लिए। देखो सबसे पहले लिखता हूँ महामहिम। महामहिम मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, द वन एंड ओनली, कौन? प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ये भी स्टेट है। ठीक है, हमारे पीएम साहब, ठीक है, वो भी स्टेट हैं, पीएम हो गया। इन लोगों को रेड से लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ। ठीक है, हमारे सीएम, ये भी स्टेट है। हमारा पुलिस वो भी क्या है? स्टेट है। ठीक है, बहुत लोग जैसे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी स्टेट है। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वैसी कंपनी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और जिसमें इनका है गवर्नमेंट का सिर्फ मिनिमम कितना होना चाहिए? 51% होना चाहिए। ठीक है, सब स्टेट है। पीएसयू, सीबीआई, इवन एक आईएएस ऑफिसर इज ऑल्सो अ स्टेट, क्योंकि वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। मैंने क्या लिखा है? एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ना हो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो। जैसे पुलिस किसके अंडर में है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, फिर भी वो क्या है? स्टेट। मतलब वो किसी भी तरह का सरकार के अंडर में कोई भी अथॉरिटीज आ जाए, आइदर इट इज द अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और आइदर इट इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या कहलाएगा? स्टेट कहलाएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो पीएम, सीएम, सीबीआई, पीएसयू, आईएएस, एवरीवन इज द स्टेट। आप जितना अपने आसपास देखते हो ना, सबका सब क्या है? स्टेट है। आप ये बात याद रखना। आप कुछ भी बोल दो, मेरे को एक नाम बताओ, ठीक है, किसी भी अथॉरिटी का, मैं बोलूंगा वो स्टेट है, जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसी भी तरह का अथॉरिटी हो। जैसे आप और बोल सकते हो, हाँ एक इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, वो क्या होता है? हमारा जुडिशियरी सिस्टम क्या है? जजेस। ठीक है, जजेस क्या है? जजेस में बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो मैं जजेस के बारे में आपको बता देता हूँ। वो पार्शियली स्टेट है और पार्शियली स्टेट नहीं है, बस आप ये बात याद रखना। पार्शियली क्या है? पार्शियली वो कैसे बिहेव करते हैं? पार्शियली, इसके रीजन में आपको बताऊंगा। पार्शियली वो कैसे बिहेव करते हैं? पार्शियली स्टेट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और पार्शियली स्टेट की तरह नहीं बिहेव करते हैं, और पार्शियली स्टेट की तरह नहीं। अब बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेट क्या होता था? जो गवर्नमेंट के अंडर में आता था। अब आप सोचो कि अगर कभी भी सोचना मेरा बात, अगर जजेस गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगे, ठीक है, कभी तो गवर्नमेंट के अगर अंडर में आ गए कोई जजेस, तो इसका मतलब समझ रहे हो, वो अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, वो जो जजमेंट देंगे उसके लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तो कभी तो वो स्टेट की तरह बिहेव करते हैं,
लेकिन कभी स्टेट की तरह नहीं बिहेव करते हैं। मतलब अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा को बताता है, डिफाइन द स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट कुछ भी हो सकता है। हम लोग किसी कंट्री को भी स्टेट बोलते हैं, ठीक है। इफ इट इज अ कंट्री, हम लोग कंट्री को भी स्टेट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग किसको स्टेट बोलते हैं? हम लोग प्रोविंस को भी स्टेट बोलते हैं। प्रोविंस मतलब राज्य, ठीक है, इसको भी स्टेट बोलते हैं। मतलब स्टेट बहुत चीजों को हम लोग बोलते हैं। मतलब अनुच्छेद 12 क्या दे रहा है? हमें कोई राइट्स दे रहा है? किसी तरह का राइट दे रहा है? किसी तरह का अधिकार दे रहा है? नहीं, इट इज नॉट गिविंग एनी राइट। इट क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट, इट इज नॉट गिविंग अस एनी टाइप ऑफ राइट। मतलब ये हमें किसी तरह का राइट नहीं दे रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? स्टेट की क्या दे रहा है? डेफिनेशन दे रहा है, राज्य की परिभाषा को हमें बता रहा है, ठीक है। वो क्या बोलता है? स्टेट क्या होता है? स्टेट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों होता है। मतलब हमारा संसद भी होता है और भारत की सरकार भी होती है। हमारा संसद भी होता है और भारत की सरकार भी होती है। फिर राज्य की सरकारें भी होती है और क्या होता है? राज्य की विधानसभा भी होती है। और क्या होता है? कोई भी अथॉरिटी, ठीक है, जो इंडियन टेरिटरी में है, याद रखिएगा आप, या कोई भी ऐसा अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, वो सबका सब क्या है? स्टेट है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर कंट्री को हम लोग स्टेट बोलते हैं, देश को हम लोग स्टेट बोलते हैं, प्रोविंस को हम लोग स्टेट बोलते हैं। पीएम, सीएम, सीबीआई, पुलिस, आईएएस, पीएसयू, एवरीवन इज स्टेट, ठीक है। इवन जजेस आर स्टेट बट दे आर द पार्शियली स्टेट, बिकॉज इफ दे आर कंप्लीटली स्टेट मीन्स व्हाट, इट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इफ इट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे आर नॉट फ्री टू गिव देयर जजमेंट। मीन्स व्हाट, अगर वो स्टेट है और पूरी तरीके से स्टेट है तो अपनी जजमेंट देने के लिए, कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी जजमेंट देना, तब तो वो किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे? अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में तो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे ना। इसलिए उनको इससे क्या रखा गया? बाहर रखा गया। आप याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारी जजेस होते हैं वो क्या होते हैं? अपने जजमेंट देने के लिए फ्री होते हैं। उनमें किसी तरह का क्या होता है? प्रेशर नहीं होता। दे आर फ्री टू गिव देयर जजमेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले? आई होप सबको ये आर्टिकल समझ में आ गया ना। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताते रहेगा, ठीक है। डन। अब मैं नया आर्टिकल स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब क्या स्टार्ट करेंगे? अब स्टार्ट करेंगे, हम लोग अनुच्छेद 12 पढ़ चुके थे, अब अनुच्छेद 13 मतलब आर्टिकल 13 स्टार्ट करने वाला हूं मैं, ठीक है। क्या स्टार्ट करने वाला हूं? आर्टिकल 13, ठीक है, आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 कोई राइट दे रहा है क्या? फिर से मैं बोल रहा हूं, ये भी हमें कोई राइट नहीं दे रहा, नॉट गिविंग एनी राइट। किसी तरह का राइट दे रहा है? किसी तरह का अधिकार दे रहा है क्या? राइट नहीं दे रहा है, ठीक है। ये क्या बताता है? ये डेफिनेशन ऑफ लॉ, कानून की परिभाषा, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो। ये क्या करता है? लॉ को डिफाइन करता है, ठीक है। किसका डेफिनेशन देता है? कानून की परिभाषा देता है। तो क्या बोलेंगे? डेफिनेशन ऑफ लॉ। ये क्या देता है? डेफिनेशन ऑफ लॉ। या आप इसे दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हो, ये हमें बताता है ना कि विच इज नॉट लॉ, ठीक है। इट टेल्स अस दैट व्हाट इज नॉट लॉ। बोले सर ये सब क्या आप बोल रहे हो? इट टेल्स विच इज नॉट लॉ। बोले सर ये क्या बोल रहे हो आप भी क्या मजाक करते हो? मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा बाबू। देखो क्या बोल रहा हूं, आर्टिकल 13 मतलब अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? अनुच्छेद 13 बोलता है, ये लॉ को डिफाइन करता है, मतलब कानून की परिभाषा देता है। ये बताता है कि क्या लॉ है और क्या लॉ नहीं है, ठीक है। विच इज नॉट लॉ और विच इज लॉ, ठीक है। तो ये हमें ये बताता है। अब बोलोगे सर कि ये क्या है? जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी ऑर्डर, सुनना आप, मैं यहाँ लिखना, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, एनी ऑर्डर मतलब किसी भी तरह का आदेश दे दिया, ठीक है, किसने? केंद्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने, कुछ भी हो सकता है। एनी ऑर्डर, लेजिस्लेशन मतलब समझ रहे हो, किसी तरह का उन्होंने रूल बना दिया, नियम बना दिया, कुछ भी बना सकते हो वो, ठीक है। लेजिस्लेटर्स लोग मिलके किसी तरह का नियम बना दिया, ठीक है। एनी ऑर्डर, लेजिस्लेशन एंड देन अमेंडमेंट which violates abridges
कॉन्ट्रावीन, आप कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो, इंग्लिश वाले को मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रा, अब बाकी लोग हनन समझेंगे, सबका मतलब एक ही हनन का होना, ठीक है। कॉन्ट्रावीन्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का भाग 3 को क्या कर रहा है, वो हनन कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसको याद रखना है, तो क्या होगा, विल बी डिक्लेयर्ड, विल बी व्हाट, ठीक है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, थोड़ा डार्क लिखता हूँ, ठीक है। विल बी डिक्लेयर्ड नल और वाइड, नल मतलब खाली, कुछ नहीं था, बेकार था सब, नल और वाइड, ठीक है। आपको ये याद रखना, क्या डिक्लेयर किया जाएगा, नल और वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, विल बी डिक्लेयर अल्ट्रा वायर्स, या जजेस विल स्ट्राइक इट डाउन नॉट इन द स्पिरिट ऑफ इंडिया, बहुत सारा वर्ड यूज होता है। क्या इसको क्या, या विल बी डिक्लेयर्ड, ये है ना, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट विल क्या होगा, इट विल बी व्हाट, इट विल बी अल्ट्रा वायर्स। फिर और क्या बोल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट विल स्ट्राइक इट डाउन नॉट इन द स्पिरिट ऑफ इंडिया, बहुत सारा वर्ड्स यूज होता है, लेकिन आपको सिंपल वर्ड याद रखना है। तो आपको याद रखना विल बी डिक्लेयर्ड व्हाट, नल एंड वॉइड। अच्छा, ये कौन करेगा, बाय हुम, आइदर बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, ये बात है। मतलब क्या है, आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 है डेफिनेशन ऑफ लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ है, मतलब क्या है, कानून की परिभाषा है, बताता है क्या लॉ नहीं है। मतलब कोई भी ऑर्डर, कोई भी आदेश या कोई भी नियम या किसी तरह का संशोधन हमारी सरकारों ने किया है और वो क्या कर रहा है, पार्ट 3 को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी या हाई कोर्ट क्या करेगी, विल डिक्लेयर इट नल एंड वाइड, मतलब उसको क्या प्रूफ कर देगी, ये सब बेकार है, ये तो चलेगा नहीं, ये कानून होगा ही नहीं। क्या होगा, वो कानून को क्या कर देगी, वो निरस्त कर देगी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, उसको वो निरस्त कर देगी, जिसको हम लोग रिपील करना बोलते हैं, वो खत्म कर देगी उस कानून को। क्यों, क्योंकि वो कानून, वो संशोधन, वो आदेश क्या कर रहा था, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा था, वायलेट कर रहा था, उसका हनन कर रहा था, उसको एब्रिजेस कर रहा था, उसका कॉन्ट्रावीन कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट आया, हाई कोर्ट आया और उसको क्या प्रूफ कर दिया, उसको क्या बोल दिया, इट विल बी नल एंड वॉइड। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर में, आर्टिकल 32, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर में, आर्टिकल 226, मतलब अनुच्छेद 226 के अंतर्गत में, ठीक है। ये था, मतलब आपको क्या याद रखना है, अनुच्छेद 13 में बस इतना बात याद रखना है, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, ये हुआ आज का लेक्चर का एंड। तब तक आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करते रहेंगे और हमें फ्यूल देते रहेंगे।